हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार सी टेट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है। जो पियाजे जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है। सी इसका सही आंसर है। मतलब जो प्याजे हैं वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे ठोस संक्रियात्मक यानी जो कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, उस अवस्था में होता है। और इस अवस्था में क्या है, बच्चों को ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इस उम्र में क्या है, बच्चा क्या है, ठोस वस्तु के बारे में तार्किक रूप से क्या होता है, सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके क्या बोला है क्वेश्चन में, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। ये जिसके फोल्डिंग है उसकी जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक यानी जो इसके फोल्डिंग है उसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी, कौन से वैज्ञानिक ने दी थी। ये जो ऑप्शंस में है ये क्या है, वैज्ञानिकों के नाम है, तो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसका भी सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। जो बुद्धि है उसका द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है बिने, ऑप्शन डी है टर्मेन। ये सभी क्या है, वैज्ञानिक हैं। तो कौन से वैज्ञानिक ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। तो बी इसका राइट आंसर है, स्पीयरमैन। जो स्पीयरमैन थे इनका पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन है। क्वेश्चन में शॉर्ट है लेकिन पूरा नाम भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे ये क्या थे, एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे, अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कारक विश्लेषण का उपयोग करके बुद्धि के अपने दो कारक सिद्धांत, जिसे हम द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, उसको विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, किस तरह से हम चीजों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ऑप्शन ए है रट कर सीखना, ऑप्शन बी है अनुकरण करके सीखना, ऑप्शन सी है सक्रिय भागीदारी सीखना, ऑप्शन डी है दंड देकर सीखना या फिर दंड से सीखना। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है, सक्रिय भागीदारी से सीखना। जो सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव जो पार्टिसिपेशन से, उसको सीखने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो सीधे तौर पर सीखने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे को शामिल करते हैं। इससे क्या होता है, समझ और जो धारणा होती है वो बेहतर होती है। समझ और जो धारणा होती है वो इससे क्या होती जाती है, बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, ऑप्शन बी है कमजोर छात्रों को अलग करना, ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन डी सभी यानी परीक्षा परिणाम सुधारना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो सभी बच्चों को समान अवसर देना।
सभी बच्चों को समान अवसर देना ही क्या होता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है बच्चों में भेदभाव करना या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना, कमज़ोर बच्चों पर ध्यान ना देना। ये सिर्फ़ क्या करना है, एग्ज़ाम वग़ैरह लेना, परीक्षा लेना, यही क्या है इसमें शामिल नहीं है। समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, सभी को एक समान समझना। इसमें क्या है, किसी भी बच्चों पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या अलगाव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रचनावाद आधारित कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? रचनावाद आधारित कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन ए है निर्देश देने वाला, ऑप्शन बी है ज्ञान का स्रोत, ऑप्शन सी है मार्गदर्शक, ऑप्शन डी है अनुशासक। तो सी इसका सही आंसर है मार्गदर्शक। ये जो रचनावादी मॉडल में जो छात्रों को अपनी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किस टाइप से प्रोत्साहित किया जाता है? सक्रिय रूप से। शिक्षक क्या है, एक सहायक की भूमिका निभाता है। क्या करता है? सहायक की भूमिका निभाता है, जो छात्रों को क्या करता है, मार्गदर्शन प्रोत्साहन देता है। मार्गदर्शन या प्रोत्साहन, ये सारी चीजें क्या करता है, शिक्षक देता है बच्चों को। और जो बच्चों की समझ है उनको क्या करता है, विकसित करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत कौन सा है? प्रेरणा जो है यानी मोटिवेशन जो है उसका आंतरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है पुष्कर, यानी सॉरी पुरस्कार जो होता है, किसी को पुरस्कार देकर हम उसे प्रेरित कर सकते हैं, या उसकी तारीफ यानी प्रशंसा करके उसको प्रेरित कर सकते हैं, या फिर जिज्ञासा के थ्रू उसको प्रेरित कर सकते हैं, या फिर दंड देकर। किसी भी बालक को, बच्चों को हम लोग कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, जो आंतरिक प्रेरणा है वो कैसे दे सकते हैं? तो सी इसका राइट आंसर है जिज्ञासा से। यानी किसी बच्चे को मोटिवेट करके उसमें जिज्ञासा की भावना आती है, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। और ये जो आंतरिक प्रेरणा है वो एक ऐसी प्रेरणा है जो व्यक्ति के जो अंदर से आती है। आंतरिक का मंदिर ही क्या होता है, अंदर भीतर से आती है ये प्रेरणा, जो किसी कार्य या किसी भी गतिविधि में रुचि या फिर आनंद या फिर व्यक्तिगत संतुष्टि से प्रेरित करती है। और जिज्ञासा क्या, एक आंतरिक इच्छा है जो किसी भी चीज को सीखने या जानने की जो स्वाभाविक रुचि होती है वो उससे उत्पन्न होती है, और इसलिए ये प्रेरणा का एक आंतरिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सीखने में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हैं, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए मेरी जो वीडियो है उसको बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा बार रिपीटेड है। और डीएलएड के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं कुछ क्वेश्चन, उसमें भी आप देख सकते हैं। दोनों ही क्या है, टीचिंग से रिलेटेड है, टीचर से ही रिलेटेड है। तो जो लोग सी टेट या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल एग्जाम की तैयारी पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, सीखने में जो स्थानांतरण है यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रटना, ऑप्शन बी स्मरण करना, ऑप्शन सी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी में प्रयोग करना, या ऑप्शन डी भूलना। तो सी इसका राइट आंसर है एक स्थिति का ज्ञान दूसरे में प्रयोग करना। जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो तब होता है जब एक ही सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान या कोई भी स्किल या कोई भी नॉलेज किसी नई सिचुएशन या स्थिति में संदर्भ में लागू की जाती है, जिससे सीखने की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, और भी ज्यादा सरल हो जाती है। एक साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम सोरेसन था 1948 में। उनके अनुसार क्या था ना, स्थानांतरण का मतलब क्या था, ज्ञान अर्जित करना, परीक्षण और आदत को दूसरी स्थिति में ट्रांसफर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। सत्य एक व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है परीक्षा लेना, ऑप्शन बी छात्रों को डराना, ऑप्शन सी समग्र विकास करना, ऑप्शन डी है केवल अंक देना। तो सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समग्र विकास करना। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसका जो मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य छात्रों के जो भावनात्मक और मनोप्रेरित जो सहित सभी क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास प्राप्त करना है। और ये क्या करता है? मूल्यांकन की जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, उसको नियमित पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ब्लूम की टेक्नोनॉमी का उच्चतम स्तर है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। जो ब्लूम है, यानी जो साइंटिस्ट हैं, ब्लूम है उनका नाम, उनके अनुसार क्या है? संज्ञात्मक में डोमेन के 6 स्तरों को एक पद के अनुसार क्या है? व्यवस्थित किया गया है। जिसमें क्या-क्या चीज़ आती है? ज्ञान, जो कि सबसे निचला स्तर होता है, और मूल्यांकन, जो कि सबसे उच्चतम स्तर होता है। तो यहाँ पे उच्चतम स्तर की बात की जा रही है, तो उच्चतम स्तर में क्या आता है? मूल्यांकन, यानी डी इसका सही आंसर है। और अगर निचतम की बात करें, निचले स्तर की बात करें, तो निचले स्तर में क्या आता है? नॉलेज आता है, यानी लोअर लोअर लेवल की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 पे, भाषा अधिगम का प्रतिक्रम जो है वो क्या है? प्राकृतिक क्रम क्या है? भाषा अधिगम का प्राकृतिक क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो बी क्या है? इसका सही आंसर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्या है? प्राकृतिक क्रम है एक भाषा अधिगम का। भाषा सीखने का जो प्राकृतिक क्रम है वो कैसा होता है? पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। ये क्या है? इसका सही क्रम है। इसी तरह से क्या है? हम चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहले हमें चीज़ों को अच्छे से क्या करना है? सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद उसे पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याकरण का शिक्षण कौन होता है? जो व्याकरण है उसका शिक्षण किसको होना चाहिए? नियम आधारित, रटंत आधारित, प्रयोग आधारित, या फिर परीक्षा आधारित। किसी भी जो व्याकरण होती है उसको शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो सी इसका राइट आंसर है प्रयोग आधारित। प्रयोग आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां दर्शाती है। भाषा सीखने में अगर जो गलतियां होती है वो किस चीज को दर्शाती है? असफलता को, सीखने की प्रक्रिया को, आलस्य को, या फिर अक्षमता को। तो बी क्या है? इसका राइट आंसर है सीखने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए शब्द रटना, ऑप्शन बी शब्दकोश, यानी जो डिक्शनरी होती है, ऑप्शन सी है संदर्भ में शब्द प्रयोग, ऑप्शन डी परीक्षा अभ्यास। शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संदर्भ में शब्द प्रयोग। शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना गया है? संदर्भ में शब्द प्रयोग। क्योंकि ना जो नए शब्दों का विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में जो उपयोग करने में उनका अर्थ और उपयोग जो अधिक स्पष्ट होता है, जिससे शब्द स्थायी रूप से क्या बनता है?
यादगार यानी याद करने योग्य बनता है, ना कि शब्दों को रटने से शब्दों का शब्द बढ़ेंगे, ना कि शब्दकोश से सिर्फ शब्द बढ़ेंगे, या फिर सिर्फ परीक्षा अभ्यास से भी क्या है शब्द भंडार बढ़ाने का, ये सारी चीजें क्या है शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंक लाना, संप्रेषण करना, व्याकरण करना या फिर लेखन करना। तो बी इसका क्या आंसर है? संप्रेषण करना। संप्रेषण करना क्या है इसका मेन उद्देश्य है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों और भावना को व्यक्त करना या फिर कम्युनिकेट करना। ये बच्चों में क्या है कम्युनिकेशन को क्या करती है अच्छा करती है, दक्ष करती है, जिससे बच्चों में अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो वीडियो है जो सीटेट या डीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनको जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए ये यूज़फुल वीडियो हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, गणित शिक्षण में ठोस या अमूर्त का अर्थ क्या है? गणित शिक्षण में ठोस या अमूर्त का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सूत्र याद कराना, ऑप्शन बी उदाहरण छोड़ देना यानी एग्जाम्पल छोड़ देना, या फिर वस्तुओं से अवधारणा समझाना, या फिर प्रश्न हल कराना। गणित में गणित को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? तो सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा वस्तुओं से अवधारणा समझाना। यानी जो गणित शिक्षण में जो ठोस से अमूर्त यानी कंसिडर टू जो होता है एब्स्ट्रैक्ट का सिद्धांत ये बताता है कि छात्रों को पहले तो ठोस वास्तविक वस्तुओं या अनुभवों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं से परिचित कराना जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्हें अमूर्त प्रतीकों या फिर फॉर्मूलों को समस्याओं की ओर ले जाना चाहिए। और जो ये सूत्र याद कराना है ये क्या है एक अमूर्त तरीका है और शिक्षण का अंतिम चरण है। सूत्र याद कब कराया जाता है? लास्ट में कराया जाता है। और ये जो एग्जाम्पल है उदाहरण है ये शिक्षण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि उदाहरण अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। गणित में गलती करने वाला बच्चा, अगर गणित में गलती होती मैथ में गलती होती तो वो बच्चा कैसा होता है? ऑप्शन ए कमजोर होता है, ऑप्शन बी सीख रहा है, ऑप्शन सी ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर ऑप्शन डी अयोग्य है। तो बी क्या है इसका राइट आंसर है सीख रहा है। मैथ्स में क्या है सॉल्व करते टाइम ज्यादातर गलतियां होती है और उन गलतियों से क्या करता है बच्चा सीख रहा होता है। जो मैथ है इसमें क्या है किसी भी विषय में गलतियां करना सीखने की एक क्या है एक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलतियां करना भी जरूरी है, उससे क्या है इंसान सीख रहा होता है। ये जो गलतियां होती है यही शो करती है कि बच्चा सक्रिय रूप से अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहा है, ना कि ये क्या है कमजोर है या फिर अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणितीय चिंतन विकसित होता है, गणितीय चिंतन है वो कब विकसित होता है? ऑप्शन ए है रटने से, ऑप्शन बी अभ्यास से, ऑप्शन सी समस्या समाधान से, ऑप्शन डी दंड से। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है समस्या समाधान से। गणितीय चिंतन विकसित किस होता है? समस्या समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। गणित में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? इसमें ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इससे पता चल रहा है कि मैथ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो गणित है मैथ में है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है गति यानी स्पीड, ऑप्शन बी सटीकता, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी है अंक। तो सी क्या है इसका
राइट आंसर है समझ। मैथ में समझ यानी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है, तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करता है। और जबकि स्पीड और ये एक्यूरेसी क्यों महत्वपूर्ण है, वह समझ के बिना संभव नहीं है। वो क्या है, समझ के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग। गणित जो शिक्षण है उसमें खेलों का प्रयोग क्या है? ऑप्शन है समय की बर्बादी, ऑप्शन बी है भ्रम पैदा करता है, ऑप्शन सी रुचि बढ़ाता है, ऑप्शन डी कठिन बनाता है। तो जो गणित है वो शिक्षण में खेलों का प्रयोग कैसे करता है? तो सी क्या है इसका राइट आंसर है, रुचि बढ़ाता है। रुचि बढ़ाता है। गणित शिक्षण में खेलों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो वो रुचि बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि खेल खेल में सीखना एक क्या होता है, एक इंटरटेनमेंट और प्रभावी तरीका होता है, जिससे बच्चे क्या है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और विषय को क्या करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को याद करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परीक्षा पास करना या फिर परिभाषाएं रटना। तो ईवीएस का क्या है मुख्य उद्देश्य? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। पर ईवीएस क्या है, पर्यावरण अध्ययन है, एनवायरमेंटल स्टडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, ताकि वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण में एक भूमिका निभा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ईवीएस में परियोजना कार्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस में परियोजना कार्य उद्देश्य क्या है? अंक देना, अनुभवात्मक सीख, गृह कार्य या फिर समय पास। समय पास यानी टाइम पास। तो बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा अनुभवात्मक सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। स्थानीय परिवेश यानी ईवीएस शिक्षण में क्या जरूरी है? ऑप्शन है महत्वहीन, ऑप्शन बी है सहायक, ऑप्शन सी है बाधक, ऑप्शन डी है कठिन। तो बी इसका राइट आंसर है सहायक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ईवीएस में सर्वोत्तम विधि है। जो ईवीएस है यानी जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? ऑप्शन ए है व्याख्यान, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी गतिविधि, ऑप्शन डी रटंत। ईवीएस में जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गतिविधि आधारित। यानी गतिविधि जो आधारित शिक्षण विधि का सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये विद्यार्थी केंद्रित होती है और विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनको वास्तविक जीवन के एक्सपीरियंस के जो माध्यम से उसको क्या है सक्रिय रूप से सीखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ईवीएस बच्चों को क्या सिखाता है? ईवीएस जो है ईवीएस सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को क्या सिखाता है? ऑप्शन ए है केवल विज्ञान, ऑप्शन बी है केवल समाज, ऑप्शन सी है जीवन कौशल, ऑप्शन डी है परीक्षा तकनीक। तो सी इसका राइट आंसर है जीवन कौशल। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को जीवन कौशल सिखाता है, क्योंकि ये जो है एक्सपीरियंस जो लर्निंग है उस पर आधारित है, उस पर केंद्रित है, जिसमें करके सीखना और वास्तविक जीवन की जो क्रियाएं होती है वो शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे।
गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी है रैंकिंग, ऑप्शन सी सुधार हेतु प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी प्रमोशन। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है सुधार हेतु प्रतिक्रिया। गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार हेतु प्रतिक्रिया है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये मुख्य उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की जो प्रगति है उसकी निगरानी करना है, ताकि क्या है लगातार ये जो फीडबैक का इनका फीडबैक क्या हो प्रदान हो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 पे। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? यानी जो योगात्मक मूल्यांकन है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? ऑप्शन ए शिक्षण के दौरान, ऑप्शन बी अंत में, ऑप्शन सी हर दिन, ऑप्शन डी बिना योजना। तो 20 का सही आंसर है अंत में। योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन जो है यानी समेटिव असेसमेंट जो है उसका मुख्य उद्देश्य किसी भी पाठ्यक्रम या शिक्षण की अवधि के अंत में छात्र की जो समग्र उपलब्धि होती है या फिर सीखने के स्तर का आकलन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छी परीक्षा का गुण है। अच्छी परीक्षा का गुण है ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी लंबी, ऑप्शन सी विश्वसनीय, ऑप्शन डी डरावनी। तो सी क्या इसका राइट आंसर है विश्वसनीय। अच्छी परीक्षा का गुण क्या है? विश्वसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ब्लू प्रिंट का उपयोग होता है। ब्लू प्रिंट का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पढ़ाने में, ऑप्शन बी प्रश्न पत्र निर्माण में, ऑप्शन सी उपस्थिति में, ऑप्शन डी अनुशासन में। तो 20 का सही आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण में। ब्लू प्रिंट का उपयोग जो होता है वो जो होता है क्वेश्चन पेपर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको बनाने में किस चीज का यूज होता है? ब्लू प्रिंट का यूज होता है, जिसे क्या होता है टेस्ट स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? टेस्ट स्पेसिफिकेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चार्ट या योजना है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? शैक्षिक मूल्यांकन में परीक्षा पत्र के निर्माण के लिए किया जाता है। ये क्या है जो एग्जाम होते हैं परीक्षा होते हैं उसमें शामिल की जाने वाली सामग्री में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 30 पे। निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण जो है उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है अंक देना, ऑप्शन बी कमजोरी पहचानना, ऑप्शन सी तुलना करना, ऑप्शन डी चयन करना। तो बी क्या है इसका सही आंसर है कमजोरी पहचानना। निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कमजोरी पहचानना। कमजोरी पहचानने के लिए ये परीक्षण यानी निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है जो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने में जो आने वाली कठिनाई होती है या कमियां होती है उनकी कमजोरियों के मूल कारणों का पता लगाया जाता है, और ये केवल समस्या की पहचान करने तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि उन कारकों को भी समझना होता है जो उस समस्या को जन्म दे रही है या उस समस्या का जो उत्पन्न कर रही है उसका भी एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अलग कक्षा में, ऑप्शन बी विशेष स्कूल में,
ऑप्शन सी सामान्य कक्षा में, ऑप्शन डी है घर पर। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है, सामान्य कक्षा में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए, सामान्य कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन ए पक्षपाती, ऑप्शन बी सख्त, ऑप्शन सी संवेदनशील, ऑप्शन डी उदासीन। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सी इसका सही आंसर है, संवेदनशील होना चाहिए, यानी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, उसमें दया की भावना होनी चाहिए शिक्षक में। बहुत ज्यादा पक्षपाती यानी भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, ना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो उस टीचर को, और ना ही उदासीन होना चाहिए। उसे कैसा होना चाहिए, जो बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो टीचर होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए उन्हें, और उनके अंदर थोड़ी सी दया की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? लैंगिक समानता का क्या मतलब है? ऑप्शन है लड़कियों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी है लड़कों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी समान अवसर प्रदान करवाना, ऑप्शन डी भेदभाव करना। तो सी इसका राइट आंसर है, समान अवसर। लड़का हो या फिर लड़की है, उनको क्या है, समान समझना। लैंगिक जो समानता है उसका क्या मतलब है, लड़का हो या लड़की हो उन सबको क्या है, समानता, समान समझना। दोनों को ही क्या करना है, प्राथमिकता देना है। उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियों को ज्यादा वो अच्छे से पढ़ाए या फिर लड़कों को अच्छे से ज्यादा पढ़ाए। दोनों को ही समान समझना चाहिए, दोनों को ही एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने में जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो क्या है? ऑप्शन ए समस्या है, ऑप्शन बी बाधा है, ऑप्शन सी स्वाभाविक है, ऑप्शन डी असामान्य है। सीखने में जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कैसी है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्वाभाविक है। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है, स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अनुशासन होना चाहिए, ऑप्शन बी मार्गदर्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देने वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी सिर्फ परीक्षा लेने वाली होना चाहिए। तो बी इसका सही आंसर है। शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या होती है, कि उसे मार्गदर्शन या मार्गदर्शक होना चाहिए, यानी बच्चे जैसे कुछ गलत करते हैं या कुछ, तो उन्हें क्या करना है, सही राह दिखाना है, मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। तो यही क्या है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम बात करें तो माता पिता जो होते हैं उनके अलावा शिक्षक जीवन भर का ज्ञान का संचार करके और छात्रों को क्या करते हैं, नैतिक समर्थन देकर सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर माता पिता के बाद अगर किसी की बात की जाए तो वो कौन होता है, शिक्षक ही होता है, जो बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 क्वेश्चन पे। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? तो ऑप्शन है शिक्षक बोले तब, ऑप्शन बी बच्चा सक्रिय हो तब, ऑप्शन सी पुस्तक पढ़ी जाए तब, ऑप्शन डी नोट्स लिखे जाए तब। सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब हो जाता है? जब बच्चा सक्रिय हो तब। सिर्फ अगर मान लेते हो कोई टीचर ही सिर्फ बोल रहा है तो उससे क्या है, बच्चा कोई ज़रूरी नहीं सीख पाए। यानी कहने का मतलब ये कि जब तक बच्चा खुद से ना चाहे, बच्चा खुद से सक्रिय ना हो, तब तक क्या है, उसको उसको सीखना व्यर्थ है, सिखाना व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए शिक्षक के बोलने से कुछ नहीं होगा, केवल पुस्तक पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। मान लेते किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ़ किताबें पढ़ रहा है, तो वो प्रभावी नहीं होगा, और सिर्फ़ लिखने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा सक्रिय है, इंटरेस्टेड है, तो सीखना क्या होगा, सबसे अधिक प्रभावी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, यानी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा कब मिलता है? बंद प्रश्नों से, खुले प्रश्नों से, रटन प्रश्नों से, या फिर रटने से सिर्फ, या फिर दंड देने से? तो 20 का सही आंसर है खुले प्रश्नों से। रचनात्मकता को बढ़ावा खुले प्रश्नों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ कैसा होना चाहिए? कक्षा में यानी क्लास में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ, शिक्षक सर्वोच्च होना चाहिए, छात्र चुप होने चाहिए, या फिर सहभागिता होनी चाहिए, या फिर डर होना चाहिए उनमें? तो सी उसका सही आंसर है, सहभागिता। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ क्या होता है? सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। सीखने की गति निर्भर करती है, सीखने की जो गति वो किस पर निर्भर करती है? उम्र पर, बुद्धि पर, प्रेरणा पर, या सभी पर? यानी सही आंसर इसका डी है, उम्र पर। एक उम्र के हिसाब से ही इंसान क्या करता है? सीखता है। यानी उम्र तो है ही, लेकिन बुद्धि भी उस पे डिपेंड करती है, और मोटिवेशन भी, कि आप उसको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? सीखने की गति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे शिक्षक की पहचान है, यानी जो अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी संवेदनशीलता, ऑप्शन डी सभी। तो डी इसका सही आंसर है, सभी। अच्छे शिक्षक की जो पहचान है वो क्या है? शक्ति भी होना चाहिए टीचर को, थोड़ा उन्हें नॉलेज भी होना चाहिए, बिना नॉलेज के तो कोई टीचर बन ही नहीं सकता। और उन्हें संवेदनशील तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाने से या फिर ज़्यादा संवेदनशीलता से भी बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में कि दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कुछ क्वेश्चंस पसंद आए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल यानी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए कुछ सटीक और परीक्षा उपयोगी अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।